नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। पिछले वीडियो में हमने नेपाल से जुड़ी समस्याओं पे बात करी और साथ में ये भी कहा था कि योग दिवस का जो आधार वाक्य है वो हारमोनी और पीस है। कितना हारमोनी और पीस हमारे भारत के आस पड़ोस में है और किस तरह से जो त्रिमूर्ति है वहाँ पर घूम फिर के वही तीन परिवार कह लीजिए या तीन ग्रुप कह लीजिए लोगों के वही सत्ता में आते रहे और 17 साल के अंदर 14 बार सरकार बदली। ये सब हम जानकारी पिछले वीडियो में दे चुके हैं। अब फिर बात करेंगे हम उस पर जो पतंजलि की बात कर रहे थे अंबिका प्रसाद जी। पिछले वीडियो में इनका परिचय आपको दे भी चुका हूँ कि लगभग 125 साल से ये नेपाल में स्थापित हैं। इनके परिवार जो है बड़े लंबे 100-125 साल से, तो इनको जितनी जानकारी है और सबसे बड़ी बात है ये एक योग संस्थान से जुड़े हुए हैं जिसका ये परिचय देंगे। मैं गुरु भाई कहा था मैंने आपको, तो क्योंकि मैं तो एक पत्रकार हूँ तो बोलना इन्होंने है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि योग के हमें मायने पता चलने चाहिए। या तो हम अध्यात्म में आए तो या फिर हम शारीरिक जो व्यायाम वगैरह है इसको हम योग मानो, जिसने मानना है, हम नहीं मानते। मैं अपनी जाती तौर पे कह रहा हूँ ये योग नहीं है, ये योगा जैसा भी है ये योगा नहीं, ये एक्सरसाइज है, जब मर्जी करो जैसे मर्जी करो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन अध्यात्म पे जब बात करते हैं तो अध्यात्म के 4 अंग हैं, आगे बात करेंगे, चर्चा जाएगी दूसरी तरफ, हम नहीं जा रहे। अब आते हैं नेपाल की समस्याओं पर। ठीक है, नेपाल जो आज सुलग रहा है, बिल्कुल ठीक है जी, एक गरीबी की समस्या से सुलग रहा है, बेरोजगारी की समस्या से सुलग रहा है, ठीक है जी, और वहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात है, एक बच्चे का, एक यंगस्टर का एक वीडियो देखा था, उसने कहा था कि हम तानाशाही के उसमें जी रहे हैं, ठीक है जी। इन हालात में इन्होंने पतंजलि का भी जिक्र किया, उस पर भी बात करेंगे। जमीन, एक किताब है हमारे पास E.F. शुमाकर साहब की, ठीक है, मैंने बहुत बार कोट किया है, मैं फिर कहता हूँ बहुत महत्वपूर्ण किताब है। उसमें एक चैप्टर आता है, 3 प्रकार के संसाधन मुख्य हैं। पहला बेसिक होता है ह्यूमन, जो है ह्यूमन बॉडी है, जो मानव है, ये बेसिक रिसोर्स है। साधन और संसाधनों में अंतर है, मैं संसाधनों की बात कर रहा हूँ। बेसिक रिसोर्स ह्यूमन बीइंग, मानव खुद होता है, ठीक है जी। ग्रेट रिसोर्स होती है एजुकेशन। देन नेचुरल रिसोर्स, जिसमें ज़मीन भी आती है, ये पहाड़ या खनिज या जो जितनी भी हमारी जो प्राकृतिक वो चीज़ें हैं वो हमारे नेचुरल रिसोर्स में आती हैं। और तीनों रिसोर्सेज का दोहन हो रहा है खूब, पूरे विश्व में हो रहा है, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ ज़मीन का। आप बात करते हैं कि रूपाली आपकी कोई यूनिट है, रोपनी, हाँ, रोपनी यूनिट है नेपाल में जो ज़मीन, तो वहाँ ज़मीनों का भी कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हो कि खरीदो फरोख्त को किस तरह से समझा जाए, और क्या वहाँ भी इस संसाधन का दोहन हो रहा है? क्योंकि ज़मीन जो है रिप्रोड्यूस नहीं होती, आप इसको दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जो कंज्यूम, जिसके हाथ में जो आ गई, जिसने जो छीन ली या जो कब्जा कर लिया या खरीद ली या जिस तरह से भी कुछ कर लिया, तो उसको आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जी, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या हुआ कि राजा के समय में बहुत शांति थी, सुरक्षा थी। एक्चुअली हमें मूलभूत चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान, जी, जिंदा रहने के लिए। जी हाँ। और जब हम उससे और आगे बढ़ते हैं तो हमें चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। हाँ, ये बेसिक चीजें हैं। तो हाँ, उसके हम और आगे जाएंगे तो वो अलग चीजें हैं। हम तो खाली उन बुनियादी चीजों की बात कर रहे हैं। हाँ। तो जो माओवादी युद्ध हुआ, उससे क्या हुआ, लोगों ने गांव छोड़ छोड़ के जो है काठमांडू में, कोई पोखरा में, बने ऐसे बड़े शहरों में, 4-5 शहरों में, और ज्यादातर काठमांडू में आने लगे। तो सबको चाहिए सुरक्षा। उससे क्या हुआ, जमीनों के दाम बढ़ गए और जिन्होंने एक बार गांव छोड़ दिया उनकी बंजर हो गई भूमि, और वो अभी तक खाली पड़े हैं। और ऐसे नेपाल में बहुत सारी जमीन है जो बंजर पड़ी है, उसका जो है कोई उपयोग नहीं है। इसका क्या हुआ, कोई इंडस्ट्री नहीं है नेपाल में, कोई सरकार नियम बनाती है, जब नियम बनता है तो जो है, आज किसी व्यापारी ने कहा ठीक है मैं आज ये फैक्ट्री लगाऊंगा, तो नियम दूसरा है। जब उसने जो है कुछ प्लानिंग किया तो नियम चेंज हो गया। अच्छा, उसने मशीन का ऑर्डर दिया तो नियम तीसरा आ गया। उसने मशीन इंपोर्ट की तो चौथा नियम आ गया, और जब उसने फैक्ट्री लगाई तो 5वां नियम आ गया। यानी आप पिछले वीडियो में आप कह रहे थे कि सरकारें स्थिर नहीं रही, तो यहाँ तो कानून भी स्थिर नहीं रहे, नियम कायदे भी स्थिर नहीं। तो सरकारें स्थिर नहीं है, आपकी इंडस्ट्री स्थिर नहीं है, आपकी जो है जनता सुरक्षित नहीं है। तो उस माहौल के अंदर क्या है कि व्यापार नहीं है, रोजगार नहीं है, तो लोग एक तरह से जो है पलायन कर रहे हैं कि किसी तरह से भी अपने परिवार को हम पालें। तो कुल मिला के जमीन तो उतनी है, तो जमीन के जिसने एक बार पैसा विदेश में कमा लिया, कोई अमेरिका गया, कोई कनाडा गया, कोई इंग्लैंड गया, उसके बाद डॉलर्स आ गए, तो बोले क्या करोगे, इंडस्ट्री कुछ है नहीं, क्या करोगे, सोना खरीदोगे या जमीन खरीदोगे?
तो जगह के भाव बढ़ने, जगह लिमिटेड है, सारे के सारे काठमांडू में आना चाहते हैं। 10 साल तो हमने नेपाल स्थापित शहर है वो, स्थापित शहर के अलावा जो जनयुद्ध हुआ 10 साल, हाँ। उसके अंदर सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारे लोग जो है माइग्रेट काठमांडू में हो गए, हाँ। तो वो बिल्कुल ऐसा घिचपिच हो गया, कंजेस्टेड हो गया, तो छोटी छोटी जमीन के जो है आसमान छूने लगे। अब लड़कों के पास कोई काम नहीं है, या तो लूडो खेलो, ताश खेलो, कैसीनो जाओ, या फिर कुछ और दारू पियो, या फिर जगह का काम करो, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं, या विदेश जाओ। ऐसी कंडीशन के अंदर, वैसे जो आपने पतंजलि की जो बात कही थी और भ्रष्टाचार की बात कही थी, यदि मैं इसको स्टेप बाय समझाऊं, हाँ। कि कैसा भ्रष्टाचार है। पतंजलि का आपने जिक्र किया था ना, भाई आपने रामदेव जी से कोई सवाल किया पिछले वीडियो में जब आप कह रहे थे, बिल्कुल, कि तो उस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि पतंजलि का जो रामदेव जी का, मैं कहूँ कि नेपाल में क्या दखल है, मैं ये सवाल मेरा था। दरअसल जो है रामदेव जो है ना, आरएसएस के जो है हिंदू राष्ट्र के जो है पक्षधर नहीं, मुखिया हैं। अच्छा। पक्षधर क्या होता है कि भाई ये हमारे हिंदू राष्ट्र के गुरु। अच्छा। और योग दिवस के भी गुरु वही हैं। असली प्रॉब्लम है यहाँ पर। अच्छा। और उनको दोनों नहीं आते, जिसको गुरु बना रखा है आपने। अच्छा। इन्होंने एक जमीन ली, नेपाल एक सांगा काबरे पलांचो की जगह है, तो वहां पर इन्होंने 2 जमीन ली, एक ली गणेशस्थान में, एक ली सांगा में। 337 रोपनी जमीन ली। बालकृष्ण ने हुंडी से 2 करोड़ रुपए भेजे, तो 3 करोड़ 37 लाख के अंदर 337 रोपनी जमीन ली। रोपनी को हम कैसे समझें? मैंने समझो कि 8 रोपनी के अंदर 1 एकड़, ऐसे समझ लीजिए मोटा मोटी। 8 रोपनी का 1 एकड़ 4800 कुछ गज, ऐसे समझ लो मोटा मोटी। जी हाँ जी। फिर इन्होंने क्या किया, उस समय जमीन का भाव था 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, मैक्सिमम 70,000 रुपए रोपनी। हाँ। में एक रोपनी का क्या? अच्छा, एक रोपनी 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, अलग अलग रेट होते हैं। अच्छा, तो अच्छा, ठीक है। मैंने कोई भी जमीन लाख रुपए से ऊपर नहीं गई, नीचे नीचे है एक रोपनी का भाव। फिर इन्होंने बीच की तो सारी जमीन ले ली, बीच की कुछ जमीन नहीं खरीदी। फिर इन्होंने क्या किया, दूसरी हाउसिंग कंपनी को वहां पर लाके दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। जब 10 लाख रुपए हो गया, तो उन्होंने एक जो है कासमंडप बिजनेस होम्स को जो है एक जमीन दे दी कि भाई आप इस पे विकास कीजिए। तो उसका एग्रीमेंट हुआ 40 करोड़ में। जमीन कितने की खरीदी? 3 करोड़ 37 लाख। अच्छा। अब इसको हाउसिंग को कितने में बेच रहे हैं? 40 करोड़ में। अच्छा। और मैं जो भी बात करता हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मैं बिना डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। एक रोपनी को अगर मैं समझता हूँ तो रफली 600 सवा 600 गज निकलती है। ठीक है। तो 70,000 में 600 गज, यही कहना चाह रहे हैं? नेपाली पैसे के। ठीक है जी। क्योंकि एक रोपनी आप 4800 डिवाइड बाई अगर हम करते हैं 8, तो यही निकलेगा। ठीक है जी। फिर इन्होंने क्या किया, उसको जो है जमीन दिया। जब उसने 15 करोड़ रुपए खर्च कर लिए, उस जमीन को इन्होंने प्लेन कर दिया वहां पर, क्योंकि इन्होंने तो योग दिवस आश्रम बनाने के लिए जमीन ली। अच्छा। और इन्होंने बेच दी हाउसिंग को। अच्छा, यानी रामदेव जी ने। उसके बाद फिर उसने रोड बनाई, जमीन प्लेन करी, और बाकी सब चीज का जो विकास हो गया। जो योग आश्रम था वो, यानी अगर एक आवासीय उसमें कॉलोनी में तब्दील हो रहा था, तो दूसरे तो योग आश्रम ना होके ये तो गृहस्थ आश्रम की तरफ बढ़ रहे। गृहस्थ आश्रम, लंपट आश्रम। अच्छा, वो तो खैर जो आप समझो वो तो अलग बात है। लेकिन क्योंकि अगर हाउसिंग सोसाइटी बनती है या उसमें वहाँ पे रिहायशी जो बनते हैं, तो वो तो फिर गृहस्थ आश्रम किया। अरे साहब, आपने सरकार से जो परमिशन ली है, कैबिनेट ने आपको इजाजत दी है कि यहाँ पर योग आश्रम बनेगा, तो आप उसको कैसे बेच सकते हैं जमीन को? और सारे काम तो ऑन पेपर्स हुए हैं ना। और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ शर्मा साहब, यदि कोई भी नेपाली आदमी, कोई भी गवर्नमेंट इंडिया का या नेपाल का मुझसे कागज लेना चाहे तो मैं आपको दे सकता हूँ, कोई भी चीज का कागज। मैं खाली मौखिक नहीं बोलता कुछ, मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकल। कभी भी किसी को आवश्यकता पड़े तो मुझसे ले सकता है। इसके बाद 15 करोड़ का काम कराने के बाद इन्होंने क्या किया, बदमाशी। उसने तो उधार काम किया था कि भाई मेरी जमीन जो हो जाएगी, जब बिकेगी तो मैं पतंजलि को पैसा दूंगा। अब इन्होंने क्या किया, बदमाशी, इसमें अपने आदमियों के नाम में जगह पास कर ली। जगह पास इसने कौन है? पतंजलि योगपीठ ने रामदेव, बालकृष्ण और वहां का आदमी है शालिग्राम सिंह। अच्छा, इन्हीं का आदमी है। एक्चुअली 4 आदमी जो है ना वो इंडियन है। इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ। नेपाल में जो है एक ही नेपाली है, उसका नाम है शालिग्राम सिंह। अच्छा।
और ये 4 है इंडियन। अच्छा। रामदेव, बालकृष्ण, राजेंद्र सिंह। अच्छा। ये 4 आदमी मिलके जो है ये पतंजलि योगपीठ बनी है। 2 आदमी तो जो है उनका कोई काम नहीं है, तो 3 आदमी जो है ना सारा खेल खेल रहे हैं, रामदेव, बालकृष्ण और शालिग्राम सिंह, ऐसे समझिए नेपाल में। यदि मैं पतंजलि योगपीठ कहता हूं तो इन 3 लोगों से ही समझिएगा, ये 3 लोग। ओके, ठीक है जी। तो पतंजलि योगपीठ ने उसको हटा के अपने आदमी के नाम में पास कर ली और बोले भाई जिसने काम किया उससे पैसे लो। ओ। फिर बाद में उसने क्या किया बेचारे, वो तो किसी का जो है 10,000, किसी का 20,000, किसी का 50,000, किसी का लाख, माने बर्बाद हो गए लोग वहां पर। 15 करोड़ रुपए काफी होता है। हाँ। और ये बात है आपकी जो है करीब 16-17 साल पहले जी। ये आज की बात नहीं है, उसकी उसमें वैल्यू थी पैसे की। वो पैसा आज तक नहीं दिया इन्होंने। 15-16 साल पहले की बात है। बिल्कुल है। उसमें कर्मा लामा बोल के जो है ये 15-16 साल माने तो 2009 में जाती है बात कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ। तो कर्मा लामा बोल के जिसने वहां डोजर का काम किया था वो जाकर रामदेव से मिला भी था वो कि साहब हमने आपके जो काम किए है और वो जमीन का तो पहले तो बोला उस समय जो एक आरे आरे बोल के धोती पहने हुए खड़ा हुआ था, तो बोले जो बात करनी है मुझसे करो। तो ये जो लामा लोग जो होते हैं ना इनकी भाषा थोड़ी कड़ी होती है। बोले बुड्ढे तू चुप रहे, मैं रामदेव से बात कर रहा हूँ। उनकी भाषा ऐसी है, वो ऐसा नहीं अपमान करके बोले। हाँ। तो रामदेव जी बोले कि ठीक है भाई ऐसा करो तुम कल आना मुझसे मिलने के लिए। हाँ। बोले साहब पैसा मेरे को नहीं मिला। और वो तीर्थ काफले और अंबिका शर्मा वहां पर मेरा नाम सुनते ही शक पका गया रामदेव। रामदेव तो जानता है वो रिसर्च कर रहा है और सारा काम अंबिका ने कराया है, तो उससे तो कोई छिपी भी नहीं है बात। उसके बाद बोले ठीक है कल 10 बजे आना। तो कर्मा लामा जी कल 10 बजे मिलने के लिए गए, तो बोले बाबा जी तो नहीं है। तो फिर उसने फोन मिला है रामदेव जी को, बोले मैं तो बॉम्बे आ गया। अरे बॉम्बे आ गए तो आपका बालकृष्ण वहां पर है, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन वहां पर है, पैसा देना है तो उसमें आप बॉम्बे जाओ अमेरिका जाओ क्या लेना देना, अगले की मेहनता ना वापस दो उसको। तो इस तरह की घोटालेबाजी करते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने आदमी के नाम में 3 करोड़ की जगह खरीदी भी 400 करोड़ रुपए तक में बेचने लगे। तो जो आदमी 3 करोड़ की जमीन खरीद के और 400 करोड़ में बेचेगा तो भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री को तो खरीद ही सकता है क्या। तो और यदि आप आज्ञा दें तो मेरे पास इंडिया में गवर्नमेंट ने इनको जो है कितनी जमीनें अलॉट की हैं कौड़ियों के भाव में, हम अलग से बात करेंगे। वो विषय हमारा अलग हो जाता है क्योंकि नेपाल हमारा मुद्दा है और नेपाल का एक और रह गया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर, क्योंकि गरीबी। इसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं। हाँ जी। तो वो मुद्दा फिर जो है वहां की प्राइम एजेंसी है अख्तियार दुरुपयोग। हाँ। उसने जो है वहां के जो है प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल और 94 जो है गवर्नमेंट ऑफिसर को उसमें आरोपी बनाया है। अच्छा। 94 और ये माधव कुमार नेपाल यहाँ पर आपने नाम दिया, एक बिल्कुल एक झलनाथ खनाल, ये 2 नाम थे। ये एक बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जी हाँ। तो सारे घोटाले जो है हमारे जो है ये माधव कुमार नेपाल जी के टाइम में इनके शासनकाल में हुए, इनके टाइम में हुए ये जमीन के सारे घोटाले जो है। अच्छा। और कुछ पैसे ले दे के उसका मैं विटनेस हूँ, सारे घोटाले हुए। अच्छा। और सारी इनको फैसिलिटी दी गई जबकि उनको बेचने का अधिकार नहीं है। और मेरे पास ये प्रमाण है जमीन बेचने के बाद वो एक्चुअली कागज बना। वो शालिग्राम सिंह ने कहा मुझे वो मेरा जो है मैं उसका मौसा लगता हूँ, बोले मौसा जो है ये जमीन ये बैंक से जाके आप जो है कागज आप ले आइए। इसका एक वीडियो हम और भी बनाएंगे शर्मा जी, उस पे आप नेक्स्ट टाइम कागज लेते आएगा, हम दिखाएंगे लोगों को कि भाई ये प्रूफ है इनके पास, ये सब हुआ। क्योंकि ये चर्चा हमारे उधर नेपाल से इधर दूसरी, क्योंकि ये भ्रष्टाचार है। मैं इसको शॉर्टकट में खत्म कर रहा हूँ, लंबा नहीं जा रहा। जी। तो बैंक 6 महीने बाद प्रमाणित कर रहा है कि जमीन पतंजलि योगपीठ की है। अच्छा। बैंक सर्टिफाइड करके दे रहा है। और ये कह रहा है हमने जमीन बेच दी और बैंक कह रहा है कि जमीन इनकी है, मलकियत अभी पतंजलि की है। तो इस तरह से जो है सरकार के संग मिलके और वो जो घोटाले का जो केस किया 35 लाख में जो है हमारे जो है माधव कुमार नेपाल जी दरोटी रख के जो है रिहा हो गए। तो इस तरह के घोटाले हो के जनता को जो है न्याय नहीं मिलता। अब जब आप घर का मुखिया ही चोर हो, घर का बाप ही गलत रास्ते पे हो, तो देश किस रास्ते पे जाएगा। कहने का मतलब वो है आप देश के मुखिया राजनीतिक और आप जो है अध्यात्म के जो है मार्गदर्शक, आप खुद ही चोरी करोगे तो आप समाज को किस ओर ले जाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है। जी हाँ। तो ये इन्होंने जिक्र किया अंबिका प्रसाद शर्मा जी ने, जो
माधव कुमार नेपाल जी थे, जिनके शासनकाल में ये सारा किस्सा घटित हुआ। से अबाउट 16 ईयर बैक इन अराउंड 2009 और समथिंग, 2009-10 के आसपास का जो भी ये घटनाक्रम था, ये वो था। और उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री या जिनके हाथ में सत्ता थी, वो थे माधव कुमार नेपाल जी। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि ये कैसा योग है जो हमें योग दिवस मनाने को कहते हैं कि योग दिवस मनाओ और सारे ये करो। तो हम योग पर भी बात करेंगे, विशेषकर आपने कहा, तो ये बहुत अच्छा विषय है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही। और ये चर्चा जो हमारी है, हम बताएं ये क्यों किस्तों में है, क्योंकि ड्यूरेशन हमारे पास कम होती है, 12-13 मिनट। अब ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन ये चर्चा हम आगे एक और बनाना चाहेंगे, जिसके ऊपर एक बहुत गंभीर समस्या है। वो है गरीबी से जूझते हुआ नेपाल का युवा, जो किस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होता है। इस पर हम चर्चा अब आगे करेंगे। नमस्कार।